हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोकल एक्ट का तीसरा एक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। 50वां दिन है आज। इसकी धारा जो है 12 बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 12C या 12 गा हम लोग देखें। क्या कहती है 12 गा? निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिए आवेदन पत्र। क्या मतलब है, पहले धारा को समझ ले हम लोग। प्रधान के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित आधारों पर आपत्ति की जा सकती है या की जाएगी। कौन कौन से आधार हैं जिनमें आप क्या करेंगे, आपत्ति कर सकते हैं? किस मामले में? निर्वाचन के संबंध में, चाहे वो प्रधान हो या ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हो। पहली बात का पॉइंट ये कि निर्वाचन इस कारण निर्बाध निर्वाचन नहीं है कि इसमें रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था। क्या हुआ एग्जैक्टली पहले का पॉइंट में कि निर्वाचन जो है इस कारण से निर्बाध मतलब एकदम सही नहीं है, जिससे क्या हुआ, रिश्वत ली गई हो या अनुचित प्रभाव डालने का ऐसा कोई कारण किया गया हो जो अंतर्विलित हो अनुचित प्रभाव डालने का, जिससे भ्रष्ट आचरण दर्शाया जा सके। खा पॉइंट देखे निर्वाचन, ये तो हो गया रिश्वत से संबंधित का पॉइंट, रिश्वत या कोई अन्य भ्रष्ट कारण। खा पॉइंट क्या कहता है, निर्वाचन के परिणाम पर, निर्वाचन का जो परिणाम आया है उसके बारे में क्या क्या आपत्तियां हो सकती हैं। खा का पहला पॉइंट देखें, किसी नाम निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से। कोई निर्वाचन परिणाम, जो निर्वाचन पत्र है, बल्कि नाम निर्देशन के लिए जो पत्र होता है उसको समझे। नाम निर्देशन मतलब कोई नाम निर्दिष्ट किया गया कि ये व्यक्ति उम्मीदवार है, उसको अनुचित रूप से स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार कर लिया गया हो, मतलब जो योग्य व्यक्ति नहीं है, पात्र व्यक्ति नहीं, उसको स्वीकार कर लिया गया हो, या जो पात्र है उसको अस्वीकार किया गया हो, तो इस पर आपत्ति हो सकती है। दूसरा पॉइंट खा का देखें, इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने में घोर चूक किए जाने से सारवान प्रभाव पड़ा है। हुआ क्या, इस अधिनियम में या इसके अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए थे उनका पालन नहीं हुआ या पालन होने में चूक हुई, जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे जो निर्वाचन था वो दूषित हुआ। इस इन आधारों पर कुल मिला के आप आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आगे बता दिया गया कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है या कौन आपत्ति कर सकता है। तो सीधी सीधी सी बात है, उपधारा 2 उपधारा 12 गा के 12 गा 1 जो हमने अभी बताई आपको पूरी उपधारा, ये 12 गा या 12C का उपधारा 1 है। तो उपधारा 12 गा की उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा या जा सकता है। मतलब कौन कर सकता है आपत्ति के लिए आवेदन? तो कोई निर्वाचक हो सकता है या ऐसा उम्मीदवार जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है, जो इस समस्या से पीड़ित है, वो पीड़ित उम्मीदवार भी क्या कर सकता है, आपत्ति कर सकता है, आवेदन कर सकता है कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, इनको सुधारा जाए। इसमें 2 निर्णय है। पहला निर्णय ये है कमला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 का, हमने शॉर्ट में लिख दिया है मतों की पुनर्गणना। इसमें एग्जैक्टली ये हुआ था कि जो मत जो है, ये प्रधानी से रिलेटेड वाद था। प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, उसमें ये आपत्ति की गई, जो मतों की गणना हुई वो जो थी त्रुटिपूर्ण थी, इसलिए पुनः मतगणना की जाना चाहिए।
ये कहता है कमला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 का केस। एक निर्णय और है, श्रीमती उषा देवी बनाम श्रीमती चंद्रकांत 2019 इलाहाबाद। श्रीमती उषा देवी बनाम श्रीमती चंद्रकांत 2019 इलाहाबाद हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसमें भ्रष्ट व्यवहार, इसमें एग्जैक्टली ये प्रश्न उठाया गया कि जो निर्वाचन था, जो संपन्न किया गया निर्वाचन था, उसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त था और पूरे भ्रष्ट में लिप्त था। जो उच्च अधिकारी थे वो सब भ्रष्ट व्यवहार कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको रिश्वत वगैरह प्रदान की गई थी जिससे वो भ्रष्ट व्यवहार कर रहे थे। इसलिए इस निर्वाचन को निरस्त करने की मांग उठी थी और फिर न्यायालय ने इसमें संज्ञान लेकर उसको निरस्त किया था। एक मिनट। इस मामले में भी जो श्रीमती उषा देवी बनाम श्रीमती चंद्रकांत 2019 का इलाहाबाद का केस है, इसमें भी न्यायालय ने पाया कि जो मतगणना हुई थी या जो जिस तरह से निर्वाचन हुआ था उस वो भ्रष्टाचारपूर्ण था, उसमें भ्रष्ट आचरण व्यवहार लिप्त था, अंतर्लिप्त था। इसलिए इस मामले में भी पुनर्मतगणना की जानी चाहिए और न्यायालय ने पुनः मतगणना का मतलब जो पुनः मतदानों की गिनती थी उसका आदेश दिया था। अब आ जाइए इसी अधिनियम की जो धारा 12C6 है, उसको कहते हैं 12(6) या 12C का छठी धारा है 12C की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहलाती है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण हालांकि हम आपको पहले भी CPC में पढ़ा चुके हैं, देख लें इसमें यहाँ पर पुनरीक्षण क्या कह रहा है। बात एक ही होती, कहीं पर भी आप उसको लिख सकते हैं, सेम बात होती है। पुनरीक्षण जो होता है अपर न्यायालय करता है। देखें क्या कर रहा है। धारा 12(1) के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर निम्नलिखित किसी या एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को आवेदन के पुनरीक्षण के आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, विहित प्राधिकारी जो था उसने आदेश दिया और आदेश से कोई पक्षकार व्यथित है, परेशान है, पीड़ित है, तो वो 30 दिन के भीतर क्या करेगा, जिला न्यायाधीश को आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन करेगा। और किन आधारों पर पुनरीक्षण होता है, ये 3 आधार बताए गए हैं। हर जगह ये 3 आधार होते हैं पुनरीक्षण के। पहला आधार होता है, काम में बताया गया है, विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो, अगले पेज पे चले, कि जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है। मतलब प्राधिकारी ने कोई ऐसा अधिकारिता के प्रयोग किया जो उस विधिक प्राधिकारी में निहित नहीं था या नहीं है। खा पॉइंट क्या कहता है, विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है। जो अधिकारिता थी विहित प्राधिकारी को, उसको इस्तेमाल करने में, उसको उपयोग करने में, उसको प्रयोग करने में वो विहित प्राधिकारी विफल रहा, असफल रहा, तो पुनरीक्षण का आवेदन हो सकता है। गा पॉइंट देखें, विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है। अगर जो विहित प्राधिकारी है उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में क्या किया, बहुत बड़ी अनियमितता की है, कोई सारवान अनियमितता मतलब तो बहुत अधिक, जिससे बहुत ज़्यादा असर पड़े, सारवान अनियमितता से कार्य किया है, तो इन 3 अवस्थाओं में आप क्या कर सकते हैं, उस विहित प्राधिकारी के विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल करेंगे, का आवेदन करेंगे, किसके समक्ष, जिला न्यायाधीश के समक्ष। अब इसमें एक टर्म पढ़ाया जाता है 12H में कहा जाता है, हमने कहा कि 12 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें 12H क्या कहती है, आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक मीन्स होता है अचानक,
अचानक रिक्ति से संबंधित है 12H। क्या कहती है धारा? यदि ग्राम पंचायत के प्रधान या किसी सदस्य का पद मृत्यु, हटाए जाने, पद त्याग, निर्वाचन शून्य हो जाने या शपथ न लेने के कारण रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से 6 माह की अवधि के समाप्ति से पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए यथास्थिति उपबंधित रीत से भरा जाएगा। ठीक, किन्हीं कारणों से जो दर्शाए गए हैं, पद रिक्त हो गया तो 6 महीने के अंदर क्या करें, आप उसको शेष काल के लिए भर ले, ऐसा कहता है 12H। प्रतिबंध क्या है इसमें ये समझ ले। प्रतिबंध ये है कि रिक्त होने के दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम ना हो। कहने का मतलब जब पद रिक्त हुआ और चूंकि 5 साल में जो ग्राम पंचायत है उसका प्रथम बैठक से 5 साल तक कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल के अगर 6 महीने से कम ही बचे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अब आप उस पद के लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या चाहे किसी सदस्य का हो, तो उस पद के लिए रिक्ति भरने की आवश्यकता नहीं है अगर 6 माह से कम बचा है कार्यकाल पूरे होने में ग्राम पंचायत का। फिर आ जाइए 12J। क्या कह रही है धारा? अस्थायी रिक्ति। देखिए पहले थी आकस्मिक, अचानक कोई रिक्ति हो गई, अब ये अस्थायी रिक्ति है। अस्थायी रिक्ति किन वजहों से होती, पहले वो वजह बताई जाएंगी, फिर क्या करेंगे वो बताया जाएगा। उपधारा 1 बताती है कि किस दशा में माना जाएगा कि अस्थायी रिक्ति हो गई है। जहाँ की प्रधान, देखिए उपधारा 1 देखिए, जहाँ की प्रधान का पद मृत्यु, हटाए जाने, त्याग पद पत्र से अन्यथा रिक्त हो जाए, मतलब जो ऊपर बातें दर्शाई गई हैं उनके अन्यथा, उनसे भिन्न किसी आधार पर अगर रिक्त हो जाता है, जहां प्रधान अनुपस्थिति के कारण या बीमारी या अन्यथा कार्य करने में असमर्थ हो, वहां विहित अधिकारी प्रधान की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा। अधिकारी प्रधान के, सही है वर्ड, प्रधान के। कहने का मतलब हुआ आकर कोई अस्थायी रिक्ति हो गई है। अस्थायी रिक्ति का मतलब है वो व्यक्ति किसी वजह से बीमारी हो या कोई ऐसी असमर्थता है जिससे वो जो प्रधान है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उससे संबंधित जो प्राधिकारी होता है वो क्या करेगा, उसकी शक्तियों का और उनका कर्तव्यों का पालन करेगा। दूसरी बात, दूसरी धारा क्या कह रही है? जहां प्रधान का पद किसी कारण रिक्त हो या कार्य करने में असमर्थ हो, वहां विहित प्राधिकारी जब तक प्रधान का पद भरा ना जाए या असमर्थता दूर ना हो जाए तब तक उसकी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों में से किसी का नाम निर्दिष्ट करेगा। पहली बात है, अगर कोई अस्थायी रिक्ति हुई है तो विहित प्राधिकारी क्या कर सकता है, खुद शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करा सकता है, कर सकता है। मगर चूंकि उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो व्यस्त है, तो क्या करेगा, उसी ग्राम पंचायत का जिसका वो प्रधान था उसी का किसी सदस्य को लेगा और उसका नाम निर्दिष्ट कर देगा कि जब तक प्रधान जी जो हैं वो अपने काम करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं तब तक ये जो आपके ग्राम पंचायत के सदस्य हैं ये ग्राम प्रधान का कार्य करेंगे। ऐसा उपबंध करती है धारा 12J। ठीक, आगे चले हम लोग। अब हम लोग आ जाए पंचायत राज अधिनियम की धारा 14। क्या कह रही है? प्रधान का हटाया जाना। कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर प्रधान को हटा सकती है आप देखें। पहला, धारा 1 कहती है निर्वाचित ग्राम प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर आप किसी ग्राम प्रधान को उसके अविश्वास, जो निर्वाचित ग्राम प्रधान है उसको अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटा रहे हैं तो आपको निम्न प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, तभी आप उसे हटा सकते हैं। जिसमें से पहला क्या है,
ग्राम सभा की ऐसी बैठक जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए और उस जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाए। ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको 15 दिन पूर्व एक लिखित सूचना देना होगी किनको, सदस्यों को, कि आप उपस्थित होइए फला दिन फला जगह पर, और ये लिखित सूचना होगी 15 दिन पूर्व की होगी और उसमें बताया जाएगा कि हम लोग इसलिए एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हम लोग प्रधान को हटा सकें। और जब वो उपस्थित जो सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के, वो मतदान करेंगे और अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है हटाने से संबंधित प्रधान को, तो प्रधान को हटाया जा सकता है। दूसरी उपधारा क्या करिए? धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से होगी। ये इसलिए कह दिया, धारा 11 जो है इस अधिनियम की, उसमें बताया गया गणपूर्ति जो होती है 1/5 सदस्यों से होती है, मगर जो प्रधान को हटाने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है उसमें गणपूर्ति जो है 1/3 ना हो, 1/5 ना होकर 1/3 सदस्यों से गणपूर्ति होती है प्रधान को हटाने के लिए। तीसरी उपधारा देखें, यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाए या वो अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित ना हो पाए, तो उसी प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हुआ क्या? बैठक जो बुलाई गई थी उसमें गणपूर्ति नहीं हो पाई, मतलब 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं थे, या फिर जो प्रस्ताव था उस पर विचार विमर्श नहीं हो पाया, या जो बहुमत था वो नहीं मिल पाया। किसी भी कारण से प्रधान को जो हटाने के लिए बैठक बुलाई गई थी वो पूरी तरह से निष्पादित नहीं की जा सकी, पूर्ण ना की जा सकी, तो अब दूसरी बैठक जो है आप 1 साल के अंदर नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाई जाएगी। 1 साल के बाद ही अब इस पर्टिकुलर प्रधान को हटाने के लिए दूसरी बैठक बुलाई जा सकती है। चौथी और आखिरी उपधारा क्या कहती है? इस धारा के अधीन प्रधान को हटाने व बैठक में की जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण इस प्रकार किया जाएगा जो विहित की जाए। जो प्रक्रिया बताई जाएगी उस प्रक्रिया का आप अनुसरण करेंगे और उस तरह से ही आप प्रधान को हटाने के लिए प्रक्रिया को अनुपालित करेंगे। इसमें एक निर्णय था बहुत इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2018 का 8 का केस है, 2008। इसमें हुआ क्या? बैठक बुलाई गई, बैठक बुलाने के बाद हल्लड़ मचा बहुत। हमने शॉर्ट में लिख दिया, सिर्फ आप इतना लिखिए, उसके अलावा आपके पास समय होगा तो आप आराम से 4 लाइनें बना लेंगे। सिर्फ इतना लिखा है हमने, हुल्लड़ व हिंसा के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी जिसे न्यायालय ने ठीक ठहराया। हुआ ये, बैठक बुलाई गई, बैठक में क्या हुआ? बहुत हिंसा हुई, मारतोड़ हुई, हुल्लड़ हुआ, पुलिस बुलाना पड़ी और यहाँ तक की नौबत आ गई कि बैठक जो थी वो स्थगित करना पड़ी, निरस्त करना पड़ी। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि बैठक को स्थगित करना ठीक था, जनहित में था, वरना और विवाद बढ़ सकता था। और अब अगले 1 साल बाद ही आप बैठक बुलाइए, ये बैठक नहीं हो पाई। इसका मतलब आपको अब 1 साल के अंदर फिर से प्रधान को हटाने के लिए बैठक बुलाने का अवसर नहीं दिया जाएगा। 1 साल बाद ही आप बैठक बुलाएं इस पर्टिकुलर प्रधान को हटाने के लिए। हमने अपना नंबर दे दिया है, नीचे देखें 9450770672। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का अब सिर्फ 2 महीना बचा है। इन 2 महीने के अंदर आपको तैयारी करना है पूरे मेंस की। हालांकि हमने आपको मैटर दिया है, फिर भी मैटर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप हमसे जुड़ जाइए। जो भी प्रॉब्लम होंगी वो हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे
और आगे चल के प्लीडिंग ऑफ केसेस समझाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस समझाएंगे। और इसके लिए हमने एक बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है। इस फीस को आप पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेंगे ये फ़ीस रिफंडेबल है, उन कैंडिडेट्स को ये 500 रुपया भी रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर फ़ीस से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे बात करें, कम्युनिकेट करें। फ़ीस का बहुत मैटर नहीं है, आप ज्वाइन हो, तैयारी करें। और अगर नहीं हो रहा है तब भी आप हमारा चैनल डायरेक्ट डालें यूट्यूब पर @lawclasses बाई फिरोज सर, आप डायरेक्ट डालेंगे तो हमको आप वहाँ पा जाएंगे, जिनमें 1 से लेकर 100 दिन तक आपको हमने यूपी PCS जे मेंस के सारे सब्जेक्ट दे दिए हैं। आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आप पढ़िए, मगर सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल ऐसी ही धारा आप नगर पालिका अधिनियम की धारा 81 पाएंगे। मतलब जो पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 में बताया गया है, लगभग यही सारे मैटर आपको नगर पालिका अधिनियम धारा 81 में भी बताए गए हैं। तो आप ध्यान रख ले, यहाँ पर धारा 27 जो कह रही है वो नगर पालिका अधिनियम में धारा 81 कहती है। क्या कहती है धारा 27 पंचायती राज अधिनियम की? अधिभार। अधिभार एग्जैक्टली पहले समझ लीजिए क्या होता है। अधिभार को कहते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है परिमाण से अधिक भार। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए 10 रुपया है किसी चीज़ का चार्ज, तो 10 की बराबर, अगर 10 की बजाय आपसे अगर 12 वसूला जा रहा है किसी वजह से, तो वो कहलाएगा अधिभार। अधि मीन्स अधिक, भार मीन्स भार। अधिक भार अगर आपसे लिया जा रहा है तो वो हो जाता है अधिभार, सरचार्ज। और अधिभार लगाने की शक्ति धारा 27 में बताई गई है। इसमें पहली उपधारा देखें क्या कहती है, समझें। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान या उप प्रधान या इस अधिनियम के अधीन संगठित ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच, इतने लोग जो हैं ये आते हैं इस धारा में। यथास्थिति ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ हो। कहने का मतलब हुआ ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान या उप प्रधान, या न्याय पंचायत की दशा में कोई सरपंच, सहायक सरपंच या पंच अपने जो कार्य के दौरान कोई उपेक्षा करे, जिसके लिए जो अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में कोई उपेक्षा करे या विचार से काम करे, जिससे क्या हो ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत की संपत्ति को या धन को कोई हानि हो, उसका दुरुपयोग करे या दुरुपयोजन करे, तो वो अधिभार, उस पर अधिभार आरोपित करती है राज्य सरकार, तो उसे अधिभार देना होगा। अब इसमें प्रतिबंध है, ये भी पूछा जाता है ये अधिभार कौन अधिरोपित करता है, तो जाहिर सी बात है ये अधिभार कौन पर अधिरोपित करेगा, राज्य सरकार अधिरोपित करती है इन सदस्यों पर, इन लोगों पर जो हमने अभी आपको बताए हैं उपधारा 1 में। प्रतिबंध इसमें यह है, समझ लें आप, प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबंध से प्रश्न बनता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। प्रतिबंध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने के 10 वर्ष की समाप्ति या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर ना रह जाए 5 वर्ष की समाप्ति पर जो भी पश्चातवर्ती हो के पश्चात ऐसा दायित्व समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है
ऐसी अगर दुरुपयोग हुआ, हानि हुआ या दुरुपयोजन हुआ है तो आप 10 साल के बाद किसी भी ऐसे सदस्य पर वाद नहीं ला पाएंगे, या फिर वो पद पर ना रहे उसके 5 साल बाद, मतलब आपको पद पे रहते उस किसी व्यक्ति के, किसी सदस्य के विरुद्ध वाद लाना है या उसको दुर्व्यय मतलब उसको क्या अधिभार अधिरोपित करना है, तो उसके पद पर रहते हुए 5 साल के भीतर, और पद पर ना रहे तो 10 साल के भीतर ही ये अधिभार अधिरोपित किया जा सकते हैं, इसके बाद नहीं। दूसरा उपधारा देख लें, नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार जो नियत की जाए अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण पत्र भेजेगा। जो ये समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू राजस्व के बकाया की धन की राशि की भांति वसूल करेगा। वसूल कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। मगर किस तरह से करेगा? जो प्राधिकारी उस लिए नियुक्त किया गया अधिभार अधिरोपित करने के लिए, वो नियत प्राधिकारी क्या करेगा? एक प्रक्रिया के अनुसार धनराशि निश्चित करेगा कि इतनी धनराशि इन पर अधिरोपित की जाना चाहिए अधिभार के रूप में। उस धनराशि का प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजेगा और कलेक्टर उसको अब क्या करेगा? राजस्व की भांति जिस तरह से भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, उस तरह से उस सदस्य, सरपंच या पंच या प्रधान, उप प्रधान, इन सबसे वसूल करेगा। तीसरी उपधारा देख लें, अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अपील प्राधिकारी को जो नियत किया जाए आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। हुआ क्या? किसी प्रधान, उप प्रधान, पंच, सरपंच, सहायक सरपंच में से किसी के ऊपर अधिभार अधिरोपित किया गया और वो कह रहा है कि ये अधिभार जो मेरे ऊपर अधिरोपित किया गया है ये गलत है, विधि विरुद्ध है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा जिसको राज्य सरकार ने अपील के लिए प्राधिकृत किया है, और ये अपील क्या होगी? जो आदेश दिया गया है अधिभार अधिरोपित करने का, उसके 30 दिनों के भीतर होगी अपील। अगला चौथा पॉइंट अगले पेज पर है, वो हम समझ लें क्योंकि आखिरी पॉइंट है इस उपधारा का, वो समझ लें। अभी हमने उपधारा का पॉइंट कह दिया था जो कि गलत था। ये उपधारा एग्जैक्टली 4, धारा 27 की उपधारा 4 है। ये क्या कह रही है? आखिरी उपधारा है, जहां उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्रवाई ना की जाए, वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है। क्या हुआ? राज्य सरकार विफल रही या किसी कारणवश उस वो अधिभार अधिरोपित नहीं कर पाई उस अमुक प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच के विरुद्ध, तो क्या कर सकती है राज्य सरकार? अगर अधिभार अधिरोपित नहीं कर पाई है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब राज्य सरकार क्या करेगी? उस व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वो प्रधान हो, पंच हो, सरपंच हो, सहायक सरपंच हो, उनके विरुद्ध जो दुरुपयोजन किया है, उन्होंने भूमि का दुरुपयोग किया है या हानि पहुंचाई, उसके लिए वाद संस्थित, प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है। और यही बताया गया है, ये निर्णय लिखा है हमने नीचे आपके लिए। इंदु देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट का केस है। चित्रकूट 2006 का केस है, मतलब केस का नाम है इंदु देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट 2006। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार अधिभार अधिरोपित कर सकती है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हो या न्याय पंचायत का कोई सदस्य हो, उसके ऊपर क्या कर सकती है राज्य सरकार? अधिभार अधिरोपित कर सकती है। और अगर अधिभार अधिरोपित नहीं, और अधिभार किन आधारों पर अधिरोपित किया जाता है, ये सब बताया गया है।
हमने पहले भी बताया है, जो इस लोकल लॉज के केस होते हैं इसमें आपको 2-4 लाइनें बस उसी धारा से संबंधित लिख देना होती है अगर समय है तो, वरना कोई भी पॉइंट उसका लेके आप वहाँ पर लिख दें। बिल्कुल अलग से प्रेशर ना लें, सिर्फ लॉ आप याद रखें कि केस लॉ क्या है। तो केस लॉ ये लिखना है आपको, इंदु देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट 2006। केस में ये बताया गया है कि किन आधारों पर अधिभार आरोपित किया जाता है और किया जा सकता है और किन लोगों पे किया जा सकता है। और ये बताया गया कि अगर दुर्व्यय किया गया है तो सचमुच में अधिभार आरोपित किया जाना चाहिए। ये बताया गया है इंदु देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट 2006 में। आज का टॉपिक ये यहीं तक है, अगला टॉपिक हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक, पहले भी हम कह चुके हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ रहे हैं हमारे ग्रुप से, हमारे नंबर पे नहीं जुड़ रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं, आप मैटर को पढ़ते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। सारे दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सारे लोगों तक ये मैटर पहुंचा सकें और सारे लोग सेलेक्ट हो सकें। धन्यवाद।